हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन एजुकेशन हब। आज मैं आपको वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 का पार्ट 2 करवाने वाला हूं। पार्ट 1 में मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या हमने किया है। अब मैं पार्ट 2 में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम देखते हैं पार्ट 1 में हमने किया क्या था। बेसिक ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन क्या थे, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके स्कोप कहाँ कहाँ तक था, उनका डेफिनेशंस क्या थी, उसकी डिपेंडेंट्स की, वर्कमैन की, एजेंट्स की, ये सारे डेफिनेशंस, वेजेस की, ये सारी हमने की थी। एम्प्लॉयर लाइबिलिटी क्या है कंपनसेशन की, एम्प्लॉयर क्यों लाइबल नहीं है, और थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशंस, ये हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दैट इज़ अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अमाउंट है जो कंपेंसेशन की, वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। एक तो नेचर ऑफ इंजरी, क्यों हुई है एक्सीडेंट में, वेजेस क्या क्या दिए जा रहे हैं, हाफ मंथली दिए जा रहे हैं, मंथली दिए जा रहे हैं, कैसे दिए जा रहे हैं, उस पर देखना पड़ेगा हमें। और द रेलिवेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट फैक्टर। रेलिवेंट फैक्टर मैं आपको यहाँ तो नहीं देख सकता, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि कौन कौन से रेलिवेंट फैक्टर्स हैं, और वेजेस कित मतलब पर वेजेस यानी पर अमाउंट रेलिवेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या है, वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने वाली हैं। सो इस बात को आप देख लेना। आगे हम देखते हैं, अमाउंट तो हमने किस चीज़ पे है ये देख लिया। अब देखते हैं क्यों हमने कंपनसेट करनी है, कब 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 कंपनसेट करनी है। एक तो डेथ के केस में, एक परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में, और टेम्पररी डिसेबलमेंट के केस में। चाहे वो पार्शियल हो तो चाहे टोटल हो, इन केसेस में हमने कंपनसेट आज अमाउंट कंपनसेट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी। कौन कौन सी हैं? पहले कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ। डेथ के यानी सेक्शन 4(1)(a) कहता है कि कंपनसेशन डेथ के केस में कैसे कैलकुलेट होगी। दैट इज़ 50% ऑफ मंथली वेजेस करेंगे हम, इनटू रेलिवेंट फैक्टर। रेलिवेंट फैक्टर आपको मैं कह चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा दूंगा कौन कौन से होते हैं। ऑफ और 50,000 विच एवर इज़ हायर। मतलब यही बात आ गई, अगर तो कम है 50,000 से तो आपको 50,000 देना ही होगा, अदरवाइज 50,000 से ज़्यादा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक वर्कमैन है, वो 1000 आपको वेजेस आप दे रहे हो, और वो डाई हो गया मशीन में, मशीन के साथ काम करते करते 15 नवंबर को। तो आपने क्या किया, देखा कि नंबर ऑफ कंप्लीटिंग, वो बर्न कब हुआ था, 1975 में, और 1996 में उसकी डेथ हुई। आपने डिफरेंस देखा, 21 ईयर्स उसको हुए थे, 21 ईयर्स में आपने उसका रेलिवेंट फैक्टर देखा, और रेलिवेंट फैक्टर देखते बाद आपने क्या किया, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन वाला जो फॉर्मूला था, यानी 50% मल्टीप्लाई बाय 1000 जो अमाउंट वेजेस थी वो इनटू रेलिवेंट फैक्टर करने के बाद आपने देखा कि 1,11,355 आपकी अमाउंट आई, जो ज़्यादा है 50,000 से। सो आप क्या दोगे, 1,11,355 एज अ वेजेस वर्कमैन को कंपेंसेट करोगे। सो ये तो था पहला केस। अब आएगा दूसरा केस, दैट इज टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट, सेक्शन 4(1)(b) के अंदर आता है। बस इसमें कौन सा डिफरेंस है, आप 50% ले रहे थे वहाँ पे फर्स्ट केस में, यहाँ पे आएगा 60%। आप 50,000 मोर देन ले रहे थे, यहाँ आप लोगे 60,000। इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी वही लिया हुआ है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सेम वन, नंबर ऑफ एज भी 21 है, और रेलिवेंट फैक्टर भी वही रहेगा। बस अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कैसे कैलकुलेट होगी, 60% आ जाएगा एज अगेंस्ट 50%। सो इसकी अमाउंट कितनी आई, दैट इज़ 1,33,626 आपके सामने आ गई। ये सेकंड केस हो गया। अब आता है थर्ड, दैट इज़ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, सेक्शन 4(1) पार्ट सी। अब इसमें दो केसेस आते हैं। एक, व्हेन इंजरी स्पेसिफिक है आपके शेड्यूल में जो हुई है, उसके पास आपने देखा लॉस कितने परसेंटेज आपने लिया हुआ है वो आ जाएगा, और परसेंटेज इंजरी जो आपके शेड्यूल 1 में नहीं है। पहला केस देखो कि परसेंटेज ऑफ कंपेंसेशन पेएबल इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी स्पेसिफिक इन शेड्यूल। मतलब अगर आपके शेड्यूल में लिखी हुई इंजरी है कि हाँ इस इंजरी का आपने लॉस इतना बियर करना है, इतने परसेंटेज करना है, आपने क्या किया, उस परसेंटेज को किसके साथ कर दिया, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के साथ कर दिया, तो आप क्या करोगे, कंपेंसेट करोगे, पहला केस। लेकिन अगर किसी केस में आपको, सेकंड केस में आपको ये बताया गया कि अगर आपको शेड्यूल में नहीं गिवन, लॉस ही नहीं पता कितने परसेंट देना है, आप क्या करोगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर से लॉस फाइंड आउट करवाओगे कितना बना, और उसका कुछ प्रोपोर्शन आप परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट से जो आया वो आप कंपेंसेट करोगे। ये बात का ध्यान रखना। अब आएगा फोर्थ, दैट इज टेम्पररी डिसेबलमेंट, सेक्शन 4 फर्स्ट का पार्ट डी।
क्या है, दैट इज़ इसमें लिखा हुआ है कि हाफ मंथ आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी इक्वल मानी जाएगी 25% मंथली वेजेस ऑफ पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट ऑफ 5 ईयर्स। अगर 5 ईयर्स के डिसेबलमेंट हुई है तो आप क्या करोगे, 25% हाफ मंथली इंस्टॉलमेंट वेजेस के इक्वल दोगे, और इससे कम होगी तो फिर भी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो 25% नहीं आएगा। एग्जांपल आप देख सकते हो, आपकी डिसेबलमेंट कोई टाइम नहीं है, लेकिन आपने दिखा कि 1000 आपका मंथली था पहले और आपने 250 पे किया हाफ मंथली। 1000 का 25% 250 आपने पे किया हाफ मंथली टिल डिसेबलमेंट तक, लेकिन जब वो आया आपने 600 उसे दिया, उसकी अर्निंग कर दी, वेजेस उसकी 600 कर दी, और उसकी जो 25% किया तो आपका भी वही आंसर आएगा, यानी आप 25% जो है वो आपका सेम रहेगा। आप नीचे उसकी कैलकुलेशन देख सकते हो। अब आएगा कंपेंसेशन टू बी पेड व्हेन ड्यू। मतलब अगर कई बार एम्प्लॉय भूल गया है आपको कंपेंसेट करना, तो उसे कंपेंसेट करना तो पड़ेगा, चाहे जब भी उसे पता लगे। तो कैसे करेगा आप देख सकते हो, ये ऑब्लिगेटरी पार्ट है उसका। एक तो पहला पॉइंट ये आ जाएगा, और एम्प्लॉय लाइबल बनेगा एज सुन एज जब उसे पता चल गया। और ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से, आप देख सकते हो कि उसे क्या देखना होगा, दैट इज डेथ और इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकम ड्यू, यानी वो डेट जब एम्प्लॉयमेंट में काम करते हुए उसे चोट लगी, ना कि वो डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन। यानी वो डेट नहीं देखनी जब उसे कंपेंसेट किया जा रहा है, वो डेट देखो जब उसे लॉस यानी जब उसे इंजरी हुई है। ये हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट आएगा आपके सामने, दैट इज रूल्स कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। रूल्स आपको सेंटर में दिए हुए हैं, साइड में उसकी एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हो आप। दैट इज डिपॉजिट विद कमिश्नर। सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपने कंपेंसेशन करनी है, आपको क्या करना होगा, कमिश्नर के साथ आपने कुछ डिपॉजिट रखना होगा कमिश्नर को। वो क्यों, कंपेंसेट कर सके ताकि वो डेथ के लिए, या लमसम पेमेंट कर सके अगर लीगल डिसेबिलिटी हुई है तब। लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि सारी डिपेंडेंट को अमाउंट दे दी जाए डायरेक्ट, तो ये वैलिड नहीं है। सेकंड केस आता है, एम्प्लॉयर में मेक एडवांस पेमेंट डायरेक्टली टू डिपेंडेंट। कर सकता है कब, अगर डेथ हो गई है तब, और जो पेमेंट होगी वो अमाउंट इक्वल टू 3 मंथ ऑफ वेजेस के एम्प्लॉय के इक्वल मानी जाएगी। ये हो गया। थर्ड आता है, एम्प्लॉयर में आइदर, एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, चाहे मेल अडल्ट कोई भी टोटली पार्शली डिसेबल अगर हुआ है तो उसे पे करेगा 10 रुपीज़ मिनिमम, नॉट लेस देन होगा। और जो अगर कमिश्नर के पास डिपॉजिट है उसमें से वो क्या कर सकता है, पे कर सकता है अगर ज़रूरत पड़े। ये हो जाएगा। आगे आता है इफ़ अप्लाइड बाय। अब साइड में जो है वो रूल्स है, दैट इज इफ़ अप्लाइड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर अप्लाइड करना चाहता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपकी कमीशन को, तो कमिश्नर क्या करेगा, उसे ये अनुमति देगा। नेक्स्ट आता है अपॉर्चमेंट ऑफ कंपेंसेशन। कई बार क्या होता है, डिपेंडेंट एक से ज़्यादा दो होते हैं, सो कमिश्नर देखेगा, पहले पार्ट में देखिए कमिश्नर देखेगा कि किसे कितना भाग देना है, किसे कितना देना है। लेकिन सेकंड जो इनमें लिखा हुआ है, कमिश्नर में एट हिज डायरेक्ट डिस्क्रिशन, वो ये भी देख सकता है कि किसे देना है सारा का सारा और किसे नहीं भी देना। मतलब वो एक को भी दे सकता है, किसी को दूसरे को मना भी कर सकता है। ये हो गया। थर्ड आएगा टू होम कंपनसेशन पेएबल, पर्सन एंटाइटल्ड, जो असल में एंटाइटल्ड है उसे देगा। दैट इज नेक्स्ट आएगा लमसम डिपॉजिट विद कमिश्नर। मतलब अगर तो वूमेन चाहती है कि हम नहीं लेना चाहते, हमारा किसी इन्वेस्ट कर दो, तो कमिश्नर उसके डायरेक्शन के मुताबिक कहीं पे इन्वेस्ट भी करवा सकता है उस मंथ को, उस दैट इज कंपेंसेशन को। ये थे थोड़े से रूल्स जो आपको मैंने डिस्क्राइब किए। अब उसके बाद सेक्शन 10 जो आएगा, दैट इज़ नोटिस एंड क्लेम। कई बार क्या होता है, नोटिस आपको नो कंपनसेशन कभी नहीं मिलेगी जब तक आप जो 4 चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर आप नोटिस वर्कमैन नहीं देता। पहला कि एक्सीडेंट हुआ है, प्रैक्टिकल नेचर का है, उस पर कोई नोटिस देना। सेकंड, नोटिस शुड बी नेम, एड्रेस और डेट होनी चाहिए, कब हुआ है, कैसे हुआ है, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। नोटिस सर्व टू एम्प्लॉयर और एनी वन ऑफ एम्प्लॉयर, किसी को भी आप दे सकते हो, अगर कोई एम्प्लॉयर है वो, या एम्प्लॉयर का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो, उसे दे सकते हो। और शुड नेवर बी पर्सनली, मतलब शुड सर्व पर्सनली और रजिस्टर पोस्ट, आप इसे पर्सनली भी और रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भी दे सकते हो। लेकिन नोट कहता है कि क्लेम आपको मिलेगा 2 ईयर्स तक मिलना जाना चाहिए, और आप अगर मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई जाए तो ये भी डिपॉजिट करवानी ज़रूरी है एम्प्लॉयर के पास। अब आएगा मेडिकल। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन का है एम्प्लॉयर में, तो सेक्शन 11 क्या कहता है, 11 कहता है कि एम्प्लॉयर को विद इन, अगर नोटिस आपको एम्प्लॉयर को मिल गया है तो विद इन 3 डेज एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, मेडिकल रिपोर्ट के लिए कहना होगा एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय उस बात को मान जाता है तो दे देता है तो ठीक है, नहीं तो वो कंपनसेशन का जो पार्ट है वो भूल जाएगा।
मतलब वो उसे नहीं मिलेगा। सेकंड कहता है कि अगर एम्प्लॉयर भूल गया कई बारी कि हाँ मैंने एग्जामिनेशन करवाना था मेडिकल का, उसके बाद अगर डेट निकल जाती है कंपनसेशन से पहले की, तो आप क्या करोगे, चाहे जो भी रिपोर्ट, अगर मेडिकल रिपोर्ट एम्प्लॉय दिखाता है, आपको उस बात पर सहमति प्राप्त करके क्या करना होगा, उसे कंपनसेट करना ही होगा। ये बात एम्प्लॉयर को ध्यान में रखनी होगी। अब सेक्शन 18 कहता है कुछ पेनल्टीज़ हैं, एम्प्लॉयर पनिश होगा, दैट इज़ एम्प्लॉयर पनिश हो जाएगा अगर उसने ये चीज़ें नहीं की, दैट इज़ 5000 रुपीज़। किसके लिए, अगर वो नोटिस देना भूल गया एम्प्लॉयर को फेलियर टू सेंड रिटर्न देना भूल गया, या मेडिकल रिपोर्ट मंगवाना भूल गया या देना भूल गया एम्प्लॉई, और फेलियर टू सेंड कमिश्नर स्टेटमेंट, अगर कमिश्नर ने मंगवाई स्टेटमेंट कोई है तो वो देना भूल गया। ठीक है, अब आता है कमिश्नर ऑफ डब्ल्यूसी। वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर कुछ कमिश्नर्स आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर द पर्पस टू डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ अ लाइबिलिटी टू एनी पर्सन। मतलब कितनी कंपनसेट करना है, मतलब ये डिसाइड करना, इस क्वेश्चन पे डिसाइड करना कि कितना कंपनसेट देना है एक पर्सन को। ये बात कौन डिसाइड करता है, कमिश्नर। इसलिए उसकी पावर्स क्या है, सेक्शन 19 कहता है कोई भी क्वेश्चन कितनी अमाउंट देनी है, कितनी ड्यूरेशन में देनी है, ये कब कौन डिसाइड करेगा, दैट इज कमिश्नर। टू एक्सरसाइज पावर, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज भी कर सकता है सेक्शन 23 के अंदर, और वो कोई क्वेश्चन भी अपना लेकर जा सकता है हाई कोर्ट के बाद कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन इससे पूछा था, या मुझे ये इस क्वेश्चन में क्वेरी है, मुझे आंसर दीजिए। या टू रिक्वायर फर्दर डिपॉजिट, अगर वो चाहता है कि मैं और अपने पास डिपॉजिट जमा करूं तो वो कर सकता है, ये उसकी पावर है। इसके बाद कुछ अपील आ जाती हैं जो लास्ट में एम्प्लॉय कर सकता है एम्प्लॉयर के खिलाफ कि हाँ मुझे एम्प्लॉयर ने क्या दिया, कंपनसेशन नहीं दी, सब कुछ सही होने के बावजूद। पहला पॉइंट। सेकंड कहता है कि उसने रिडेम्पशन कर दिया, जो मुझे रिडेम्पशन देनी थी हाफ मंथली पेमेंट, उसने वो देनी रिफ्यूज़ कर दी। थर्ड आता है एन ऑर्डर टू रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर एमओए, कि हाँ उसने एमओए नहीं मुझे देखने दिया। ये एम्प्लॉय देख सकता है, लेकिन अगर देखने दिया तो अपील कर सकता है इसके खिलाफ एम्प्लॉय क्या कहता है कि हाँ मुझे पेनल्टी बिना बात के लगाई जा रही है, इसके खिलाफ मैं अपील करता हूँ एम्प्लॉयर के लिए। ये हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ये था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का पार्ट 2। होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। जो मैंने रेलेवेंट फैक्टर कहा है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।